हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। आप लोगों को बता दें कि हमारा नया चैनल है जीएस बाई सुरेश सर। तो जीएस बाई सुरेश सर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और हमारा एक और चैनल चलता है जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से। तो हमने दोस्तों बनाया चैनल केवल जीएस के लिए, और अच्छे जीएस के क्वेश्चंस जाएंगे हर कंपटीशन के लिए। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं। पहले हमने बताया था कल हमारी जो वीडियो गई है उसमें हमने आप लोगों को बोला था कि हम इसमें पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारा बेसिक से क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर। तो पहला हमारा प्रश्न आता है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, दुर्लभ मुद्रा। तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? तो दो मुद्राएं होती हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा, इसी तरह से और मुद्रा होती है हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो हार्ड करेंसी इंग्लिश में कहा जाता है उसे जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध ना हो सके, और सॉफ्ट करेंसी उसे कहा जाता है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है भाई। तो इसी तरह से दुर्लभ मुद्रा जिसका बाहरी मूल्य बढ़ रहा हो, तो जिसका बाहरी मूल्य विदेशों की अपेक्षा बाहरी मूल्य बढ़ रहा है वो दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में आता है। अब हम अगला पॉइंट उठाते हैं क्वेश्चन, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के समस्त कार्य यानी कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है बच्चों। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से अगर हम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ हमारा जाएगा क्या? राज्यपाल। तो यहाँ राज्यपाल जाएगा। ठीक है भाई। तो केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। तो दोस्तों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है भाई? देखिए ये जो राष्ट्रपति के आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 और 356 और 360 है। तो पहले हम आ जाते हैं अनुच्छेद 352 क्या है। कहा जाता है अनुच्छेद 352 दो कारणों से लागू किया जाता है। नंबर 1, यदि हमारे देश पर बाह्य आक्रमण का संदेह होता है, जैसे 1962 और 1971। 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बाह्य आक्रमण, और दूसरा रीजन होता है आंतरिक विद्रोह के कारण, यानी आंतरिक विद्रोह के कारण, जैसे 1975। तो 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करवाई थी। तो दो कारणों से 352 लागू किया जाता है, बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण। और आगे क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति लागू कर सकता है लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब एक प्रश्न यहाँ आता है कि जब राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है तो भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार क्यों लागू करेगा? तो देखिए जब हमारे देश का संविधान बना तब ये रूल भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया
तो एक नियम पास किया गया कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, अर्थात उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति 352 को लागू कर सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से लागू करता। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 राज्य के लिए है। यदि भारत के किसी भी राज्य की शासन प्रणाली अगर सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो उस राज्य के राज्यपाल के कहने पर और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से भारत का राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन कहता 1 महीने के अंदर संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों सदनों में पारित करवाना जरूरी होता है। क्लियर हुआ भाई। तो दोनों सदनों में पास करवाना जरूरी होता है। और यही एक कारण है जो क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है। तो आवश्यक ये है कि 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है। क्लियर हो गया। अब हम आपसे चर्चा कर देते हैं 360। तो दोस्तों 360 जो है ना, ये वित्तीय आपातकालीन स्थिति है। कहता यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति घोषित कर जितने पूंजीपति हैं उनके पूंजी से और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन से 10% की कटौती कर लेता है। लेकिन अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई। भारत में शासन करने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं। तो अवशिष्ट अधिकार किसे दिया गया भाई। तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास है भाई। तो केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में वर्णित है बच्चों, 248(1) में वर्णित है। तो अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 248(1) में। यानी किसके पास है तो केंद्र सरकार के पास है। क्लियर हुआ भाई। तो केंद्र सरकार के पास है बच्चों। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति के अध्यादेश। अब हम आ जाते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश। तो अनुच्छेद ये हमारा आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अध्यादेश होता क्या है। आदेश यदि हमारे देश पर कोई आपत्ति आती है तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कर सदन की बैठक को बुलाता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कब जारी नहीं कर सकता भाई, जब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है भाई। अगर दोनों सदन में से कोई भी सदन सत्र में नहीं है, सत्र माने होता बैठक, अगर बैठक में नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सदन की बैठक को बुलाता है। ठीक है भाई। और एक प्रश्न और बनता है कि अगर सत्र में नहीं है तो अगर है तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता भारत का राष्ट्रपति। ठीक। अब कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने दिन के लिए मान्य होगा। तो 6 सप्ताह के लिए मान्य होगा। ठीक है भाई। तो 6 सप्ताह के लिए मान्य होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश। चलिए दूसरे पॉइंट में हम आ जाते हैं वित्त आयोग। तो देखिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया है दोस्तों, तो 1951 में किया गया। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में वर्णित किया गया। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है बच्चों,
दोस्तों तो भारत का राष्ट्रपति करता है, तब वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है भाई? ऊर्जा। तो ऊर्जा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है बच्चों? मालूम है भाई? समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर मंडल, सूर्य से। तो समस्त ब्रह्मांड में जो हमारा सूर्य है, इसी से सबको ऊर्जा प्राप्त, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे जो भी हैं, तो सबको ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है। और एक चीज़ बता दें कि सूर्य के धरातल का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है भाई। सूर्य, तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसमें गैसें पाई जाती हैं। सूर्य के धरातल में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और हीलियम 26.5% पाया जाता है और 2.5% अन्य अक्रिय गैसें पाई जाती है। इसलिए सूर्य के धरातल का तापमान अधिक पाया जाता है। और सूर्य के धरातल को 3 भागों में बांटा भी गया है। पहला आपका आता है प्रकाश मंडल, मध्य मंडल, और तीसरा आता है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा आता है आपका कोरोना या किरीट आता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सूर्य। तो सूर्य से सबको ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। जैव विकास के पक्ष में क्वेश्चन दिया है बच्चों कि जैव विकास के पक्ष में, ठीक है, प्रत्यक्ष परमाणु मिलता है। तो प्रत्यक्ष परमाणु कहाँ से मिलता है भाई? ये मिलता है जीवाश्म से, जीवाश्मों से मिलता है जैव विकास का। ठीक है भाई। तो अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। हाँ, कौन सा पौधा फल देता है परंतु बीज नहीं देता है? तो फल देता है परंतु उसमें बीज नहीं होता है बच्चों, तो ये क्या जाएगा भाई? लाइकस पौधा। तो लाइकस पौधा ऐसा है जो फल देता है किंतु बीज नहीं देता है, लाइकस जाएगा बच्चों। तो लाइकस पौधा होता है। क्लियर? पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या होता है भाई? तो पशु जगत में इनका निकटतम संबंधी क्या होता है भाई? हम लोग बोलते हैं गोरिल्ला। तो गोरिल्ला को माना जाता है। ठीक है भाई। तो गोरिल्ला आंसर जाएगा यहाँ। ठीक। अगला पॉइंट, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है भाई? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा माना जाता है भाई, हीरा को। क्लियर? अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन दिया है कि हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके लेखक कौन है? जैन टेलर। जैन टेलर है भाई, जैन टेलर है, जैन टेलर। क्लियर हो गया? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक कविता है, तो इसके लेखक हैं जैन टेलर। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बच्चों में आ जाते हैं भाई। मोहन बागान। तो मोहन बागान किससे संबंधित है भाई? है ना भाई? तो मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों यहाँ हमारा क्या जाएगा? फुटबॉल। तो मोहन बागान फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। मोहन बागान। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ठीक है भाई, विकासशील। तो अगर हम डेयरी और दूध की बात करते हैं बच्चों, तो आज भारत है। तो भारत आज नंबर 1 पे चल रहा है दुग्ध उत्पादन में। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा भारत। भारत आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो भारत जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। मुगल रोड परियोजना किस शहर में जोड़ी गई है? तो मुगल रोड परियोजना किस शहर में जोड़ी गई है बच्चों? मालूम है भाई? तो ये पठान से श्रीनगर, पठान पंजाब में पड़ता है, श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। कि किससे जोड़ी गई है बच्चों? पठान से श्रीनगर जोड़ी गई है।
श्रीनगर, तो पठान से श्रीनगर जोड़ी गई है। कौन सा व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? देखिए अभी तक तो चल रहे थे, क्या नाम था उनका, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु थे, लेकिन अब आ गए हैं कौन, उड़ीसा के हैं पटनायक साहब। ठीक है, तो उसी उड़ीसा के पटनायक हैं जो इनसे ज्योति बसु से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री हैं और आज भी हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा। तो प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई दोस्तों? तो प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? तो प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का स्रोत होता है अपारंपरिक ऊर्जा, तो जिसको हम बोलते हैं अपारंपरिक ऊर्जा में आ जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि पठार, किस पठार की समुद्र तल से 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तो सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है भाई? हम लोग बोलते हैं तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार को हम क्या कहते हैं बच्चों? विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत भी कहते हैं हम बच्चों, दोस्तों ध्यान रखना, छत कहा जाता है, जैसे हम विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, शैवाल में किसकी बहुलता पाई जाती है? शैवाल में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की बहुलता पाई जाती है भाई, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की बहुलता पाई जाती है दोस्तों। गुजरात में किस संस्था पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात में देखिए, गुजरात में कई ऐसे हैं, धौलावीरा भी है गुजरात में, लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, तो बहुत सारे प्लेस हैं। तो हम यहाँ तीनों को ले लेते हैं। लोथल है, लोथल, इसके बाद आ जाता है रंगपुर, फिर आ जाता है धौलावीरा भी आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन यहाँ मेन लोथल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है अजंता एलोरा की गुफा। तो अगर हम बच्चों अजंता एलोरा की गुफा की बात करते हैं, तो अजंता और एलोरा ये दोनों गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है बच्चों, महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला। अब यहाँ देखिए, इसका निर्माण गुप्तों ने करवाया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा का राष्ट्रकूटों ने करवाया, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने करवाया। कैलाश मंदिर है, यानी शैव धर्म से संबंधित है एलोरा का मंदिर। क्लियर? अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है। तो प्राचीन देखिए, हम प्राचीन से लेके जो मेन तीनों बता देते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए, विश्व का, तो जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला जाएगा बच्चों। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का हमारा जाएगा नालंदा, नालंदा जाएगा। अगर हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इलाहाबाद जाएगा। ठीक, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, इलाहाबाद प्रयाग, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग में स्थित है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया? तो शालीमार बाग कहाँ है और बनवाया कितने बच्चों? तो शालीमार बाग का निर्माण कितने करवाया भाई?
तो शालीमार बाग बनवाया था शाहजहां ने भाई। शाहजहां आंसर जाएगा भाई, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है भाई, तो शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की अगर हम सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं तो अमेजन नदी होगा। अमेजन नदी जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह अमेजन नदी है कहाँ, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है बच्चों, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अमेजन। ठीक। अगला पॉइंट आता है, किस नदी को चीन की शोक कहा जाता है। तो चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है भाई, तो हांगहो नदी। हांगहो नदी को बच्चों चीन की शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चीन की शोक। ठीक है भाई, चीन की शोक कहते हैं। इसे हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं भाई, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता, तो इसे पीली नदी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, हांगहो। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया। ठीक है, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कभी कभी क्वेश्चन उठाता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 50 को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा संविधान बनाकर लागू किया था, और उसी दिन यह निर्णय लिया गया कि हम अपने संविधान को जब भी लागू करेंगे तो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। क्लियर हुआ भाई। तो अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, भारतीय नागरिकों के किस तरह के मौलिक अधिकार दिए गए। तो भारतीय नागरिकों को किस तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाई, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। संविधान के भाग 3, तो मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3, तो भाग 3 में वर्णित है भाई मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। कभी कभी पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ उठाता है कि जब हमारे देश का संविधान बना तो कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो जब हमारे देश का संविधान बना तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु जब भारतीय संविधान का 44 यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। अलग कर अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार रह गए, 6 रह गए। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, और संपत्ति का अधिकार 31 में था, हटा दिया गया। अब 32 से 35 में आपके यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपके मौलिक अधिकार हो गए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक अपने पद पर कार्यरत रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है भाई, तो 1905 इसकी स्थापना कितने किया था भाई, गोपाल
कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं वित्त में भंडार, यानी अभ्रक में कौन सा देश अग्रणी चल रहा है भाई? तो वित्त में कौन सा देश उत्पादन में है? तो अभ्रक की अगर हम बात करते हैं तो अभ्रक भारत है, झारखंड है नंबर 1 पे, तो अभ्रक में भारत चल रहा है। ठीक है भाई, तो भारत चल रहा है नंबर 1 पे। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क हम लगाते हैं किस पर भाई? तो उत्पाद शुल्क हम लगाते हैं उसके उत्पादन पर, वस्तुओं के जो उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है, उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार को सबसे अधिक अगर इनकम होती है तो उत्पाद शुल्क पर होती है। ठीक है भाई, चलिए बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? तो बांदीपुर जो है आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? मैसूर कर्नाटका में है। तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है भाई बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है भाई? तो प्रकाश दर, तो लाल आंसर जाएगा दोस्तों, लाल रंग, तो लाल रंग में अधिक होती है। ठीक, खाना पकाने में किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो खाना पकाने में ब्यूटेन हो गया और दूसरा क्या हो गया? तथा प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। खाना पकाने में किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्लियर हो गया भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। ओजोन परत का अवक्षय मुख्य किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का जो अवक्षय होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है भाई। तो हाँ भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरोकार्बन के कारण होता है भाई। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक, कैथोड किरणें होती हैं, तो कैथोड किरणें क्या पाई जाती है? न्यूट्रॉन की धारा को कहा जाता है भाई, सॉरी प्रोटॉन की धारा को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, धारा को कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो प्रोटॉन की धारा को कहा जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मालूम होती है भाई? तो समुद्र की गहराई हम लोग किससे मापते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फायदोमीटर। ठीक है भाई, तो समुद्र की गहराई फायदोमीटर से ज्ञात की जाती है भाई। फायदोमीटर से ज्ञात की जाती है भाई। तो फायदोमीटर आंसर जाएगा। चमगादड़ में पाया जाता है, तो चमगादड़ में क्या पाया जाता है भाई? कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे पाई जाती है, जो रात को दिखता है इनको भाई। तो पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे भाई? तो भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? तो जनरल सोमनाथ शर्मा, सॉरी मानिक शाह थे भाई, मानिक शाह। ठीक है, तो मानिक शाह। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन से होते हैं भाई? प्राथमिक या बुनियादी रंग हो गए लाल, दूसरा हो गया नीला और तीसरा हो गया आपका हरा। ये तीनों किस में आते हैं भाई? बुनियादी सेल में माने जाते हैं। तो बुनियादी सेल हो गया लाल, नीला और हरा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। कहा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय देखिए कहाँ है मुख्यालय? हेग। हेग कहाँ पड़ता है भाई? तो हेग पड़ता है नीदरलैंड। नीदरलैंड में पड़ता है बच्चों, नीदरलैंड में पड़ता है। स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। ठीक है। और इसमें कुल 70 अनुच्छेद हैं और 5 अध्याय हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। त्रिशूल किस प्रकार का पक्षपात्र? तो त्रिशूल किस प्रकार का पक्षपात्र है भाई? तो त्रिशूल जो है ये हमारा पृथ्वी से हवा में मार करने वाला। तो हम नोट कर देते हैं भाई, पृथ्वी से हवा में मार करने वाला है भाई। पृथ्वी से हवा में मार करने वाला पक्षपात्र त्रिशूल। ठीक। अगला पॉइंट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ है भाई? तो नेताजी सुभाष खेल कूद संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये हमारा जाएगा पटियाला। पटियाला कहाँ पड़ता है भाई? पटियाला, तो पटियाला हमारा पड़ता है पंजाब में। ठीक है भाई, तो पटियाला पंजाब। कथकली नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो कथकली और एक और भी है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ है? तो ये बच्चों केरल का है। ये दोनों केरल का नृत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। इसको हम बोलते हैं हेली नेशनल पार्क बोला जाता है भाई। तो हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई। आज इसका नाम क्या पड़ गया? राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों। ठीक। अब हम आते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासन काल में बनाए गए थे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासन काल में बनाए गए थे बच्चों? ठीक है। तो अशोक सम्राट ने शुरू किया था, जिसको आज आप लोग जीटी रोड शेरशाह सूरी का नाम देते हैं ना, बोलते हैं शेरशाह सूरी ने बनाया जीटी रोड। तो लेकिन शुरुआत किसने की थी? अशोक सम्राट ने की थी। क्लियर हुआ? अब हम अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं बच्चों। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ कब? तो बंगाल विभाजन 1905 कितने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। ठीक है भाई। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया मालूम है? रद्द किया गया था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब हम आ जाते हैं अकबर के दरबार के सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि का नाम। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के पुत्र थे। खान खाना इनको उपाधि दिया था अकबर ने। ठीक है भाई। और सलीम के शिक्षक भी थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ अंतर जाएगा हमारा अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक। अगला पॉइंट, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे पाए जाते हैं? तो भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे पाए जाते हैं? तो चंबल नदी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा चंबल नदी में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चंबल। तो चंबल नदी जाएगा। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से भाई? तो चंबल नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है मालूम है? चंबल नदी का उद्गम है आपके अमरकंटक की पहाड़ियों। तो अमरकंटक की पहाड़ी से चंबल निकलती है
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 में करता है। दोस्तों चलिए भाई, तो आज का हमारा ही क्लास समाप्त होता है। अगली वीडियो हम लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत।